नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, श्रमिक प्लस टू हाई स्कूल तोपा पिंडरा। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक है लेंस स्ट्रक्चर एंड लेंस थियरी। तो आज हम लोग लेंस स्ट्रक्चर और लेंस थियरी पर चर्चा करेंगे। लेंस स्ट्रक्चर है क्या? तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग किसी एलिमेंट के सिंबल को लिखकर उसके चारों ओर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। वही हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेंस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, लेंस स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? ए स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ डॉट और क्रॉस अराउंड द सिंबल ऑफ एन एटम। एटम के चारों ओर या तो डॉट के द्वारा या फिर क्रॉस मार्क के द्वारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, उस एलिमेंट के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को यदि हम शो कर रहे हैं तो वह उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लेंस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे क्लोरीन के लिए हम लोग देख सकते हैं, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर है 17, यानी इसका विन्यास लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2, 8 एंड 7 होगा। क्लास 10 में आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सीख चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7 है। तो इसका ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को या तो डॉट के फॉर्म में या फिर क्रॉस मार्क से हम दिखा सकते हैं लेंस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। जैसे यहाँ हमने दिखाया है, ये क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स को 7 क्रॉस के द्वारा दिखा दिया है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यह क्लोरीन का लेंस डॉट स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी तरह फास्फोरस की बात करेंगे। फास्फोरस की एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है 15। इसका विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 एंड 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8 एंड 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आप लोग देख के बता सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर हमें फास्फोरस लिख के 5 क्रॉस देने हैं या 5 डॉट्स देने हैं। देखिए यहाँ 4 ही है, एक क्रॉस और दे दीजिएगा, है ना, ये 5 क्रॉस होंगे। इसी तरह सोडियम के केस में, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 2, 8, 1, 8, 2, 10 और 1, 11, है ना। 11 डिस्ट्रीब्यूट हो गए 3 कक्षाओं में। अब इन 3 कक्षाओं में जो बाहरी कक्षा है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो सोडियम के लिए 1 डॉट। पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स का भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एलिमेंट्स को दिखाया है, आप देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका हम लोग 1 डॉट से शो करेंगे। लिथियम का 1, सोडियम का 1, पोटासियम का 1, रुबिडियम का 1। इसी तरह 18th ग्रुप का यदि हम लोग देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करके होंगे, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम दो एक्सेप्शन है, अपवाद है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के यदि हम बाकी का देखें, नियोन के एटॉमिक नंबर 10, 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2, 4, 6, 2, 8। इसी तरह आर्गन के केस में देखेंगे 18 होता है, 2, 8, 8 होगा, यानी बाहरी कक्षा में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2, 4, 6, 8। तो इस तरह से सभी एलिमेंट का हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। जब ये एलिमेंट्स मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे तो उसे हम कैसे दिखा सकते हैं? तो अब हम लोग लेंस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे मॉलिक्यूल्स का। लेंस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का देखेंगे। जैसे पहला मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं H2O, जहाँ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जानना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा है हाइड्रोजन के लिए कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है? 1 है, जबकि ऑक्सीजन के लिए 2, 4, 6। या तो इन दोनों का मदद लेके हम इसका लेंस स्ट्रक्चर या लेंस डॉट स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीजन के लिए हमने 6 इलेक्ट्रॉनों को दिखाया है, जबकि हाइड्रोजन के लिए 1-1 क्रॉस दे दिया है। लेकिन मॉलिक्यूल तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। मॉलिक्यूल कोई भी एलिमेंट क्यों बनाता है? स्टेबल फॉर्म को अचीव करने के लिए, स्टेबल फॉर्म को अटेन करने के लिए। और स्टेबल कैसे होते हैं? अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा करके, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन कैसे 8 इलेक्ट्रॉन
पूरा किया है और हाइड्रोजन कैसे अपना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा किया है। हाइड्रोजन और हीलियम दो अपवाद है, जिसके केस में बाहरी कक्षा में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो अनस्टेबल हो जाते हैं, लेकिन बाकी के केस में अस्थायी होने के लिए, बाकी अदर एलिमेंट के केस में अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये रहा ऑक्सीजन का सर्कल, जिसके अंदर ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, यानी टोटल इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो H2O में ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग है, तो इस तरह से हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि H2O में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉनों का आपसी लेन देन हो रहा है ना, परस्पर साझेदारी हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। तो यहाँ पर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रहे हैं, जैसे ये दोनों एक दूसरे से साझा किए हुए हैं, तो इनको हम कहते हैं बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चूंकि ये बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं। इस तरह से हम लोग बॉन्ड को दिखाते हैं, एक डैश देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, इसलिए हमने एक बॉन्ड दिया है। और जो इलेक्ट्रॉन जैसे कि ये दोनों और ये दोनों ये बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिए, तो ये एज इट इज मौजूद रहते हैं और इनको हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप बता सकते हैं H2O मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप गिन के बता सकते हैं इस तरह से लेस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के बाद। तो ये एक पेयर हुआ, ये एक पेयर हुआ, पेयर मतलब जोड़ा है ना, एक जोड़ा यानी टोटल 2 जोड़ा हमारे पास लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो यहाँ पर इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। ये हो गए एक पेयर, ये हो गए एक पेयर, यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का एक, ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, यानी यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें लोन पेयर की संख्या 0 होती है, जैसे अगला एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं CH4 का लेस स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, लेस डॉट स्ट्रक्चर दिखाने के लिए हमें कार्बन और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना होगा। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 4 होगा, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, ये कार्बन है, 4 क्रॉस मार दिए, तो ये कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सभी हाइड्रोजन के पास एक एक डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसको इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पर कहेंगे कि कार्बन का अपना 4 और चारों हाइड्रोजन से एक एक साझा लिया, तभी कार्बन का 8 हुआ है, यानी कि कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए कार्बन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन थे 4 के चारों ही बॉन्ड बनाने में भाग ले लिए, और हाइड्रोजन का एक एक होता ही है तो हाइड्रोजन का भी भाग ले लिया, यानी इस मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे NH3 में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम लोग सेंटर में लेंगे और हाइड्रोजन को किनारे लेंगे, है ना, जैसे यहाँ पर हमने लिया है। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर हमें पता है 7 है, तो 2 और 5 यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पर डॉट में दिखाया है। देख लीजिए 2, एक यहाँ पर डॉट, एक यहाँ पर डॉट, एक यहाँ पर डॉट, यानी 3 डॉट और यहाँ पर 2, यानी 3 2 5। अब तीनों एक एक हाइड्रोजन से शेयरिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से टोटल नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि हाइड्रोजन का एक एक शेयरिंग के बाद 2 2 हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक पेयर भाग नहीं ले रहा है, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग ले रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए और एक लोन पेयर को हम दिखा रहे हैं। तो इस तरह से लेस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल होता है ना, मॉलिक्यूल का लेस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। तो आज हमने लेस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को समझ लिया है। अब अगला हम लोग लुईस थ्योरी को देखेंगे। लुईस थ्योरी क्या है? लुईस थ्योरी पहला थ्योरी था जिसने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे बनता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का मदद लेके कोवेलेंट बॉन्ड बनने को समझाया था लुईस थ्योरी ने, ठीक है। Lewis theory gave the first explanation of a covalent bond in terms of electron. If 2 electrons are shared between 2 atoms, this constitutes a chemical bond and binds the atoms together. क्या कहता है, यदि 2 एलिमेंट या दो एटम के बीच में यदि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इससे केमिकल बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है कि 2 एटम्स को आपस में बांध के रख सकता है। जैसे यहाँ पर
हम देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन इसकी एनर्जी हाई है, ये हाइड्रोजन की हाई है, लेकिन दोनों आपस में जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो एक बॉन्ड बना, और अब ये मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा और यह इसकी तुलना में काफी अस्थायी होगा यानी स्टेबल होगा। तो इसको ये कौन सा बॉन्ड बना, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना, यानी फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड। इसी तरह क्लोरीन क्लोरीन के बीच में 7 इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का यदि साझा कर लें तो 8 इलेक्ट्रॉन दोनों का हो जाएगा, है ना। इसका अपना 7 और एक इससे साझा ले लेगा, इसका अपना 7 और एक इससे साझा लेगा, यानी परस्पर साझेदारी देखेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का होगा और इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेगा। बाकी दोनों क्लोरीन के पास 3 पेयर लोन पेयर होंगे, है ना। तो इस तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हम देख सकते हैं कि क्लोरीन का अपना 7 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक। अब हाइड्रोजन एक दे रहा है तो एक लेगा भी, यानी म्यूचुअल शेयरिंग होता है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा और क्लोरीन का अपना 3 पेयर के रूप में मौजूद रहेंगे, लोन पेयर, है ना। तो इस तरह से ये लुईस थियरी है ना। अब हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल, अभी हमने ऑक्टेट रूल के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनों मॉलिक्यूल के रूप में एटम्स की मौजूदगी को इलेक्ट्रॉनों का 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पूरा करने को समझाया है, वही हमारा ऑक्टेट रूल है। क्या कहते हैं, कोई भी एटम जब मॉलिक्यूल बनाता है तो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, है ना। यही ऑक्टेट रूल है। एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या है, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे NH3 में अभी हमने बाद में पीछे समझा था, तो ये रहा हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन से, और नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में हमें पता है जो कि एटॉमिक नंबर 7 है तो 2 और 5 यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल कितना, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, और 3 हाइड्रोजन से एक एक शेयरिंग किया तो 5 3 8 हो गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो एक अपना और एक नाइट्रोजन से शेयरिंग करेगा, तो इसीलिए 3 बॉन्डिंग केमिकल बॉन्ड बना और एक लॉन पेयर। इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन जबकि हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ऑक्टेट रूल को भी हमने समझ लिया, ठीक है। इसी तरह से O2 मॉलिक्यूल को हम देखेंगे, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन को हमने क्रॉस से दिखाया है, एक को डॉट से, और जानते हैं ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 और 6 यानी 6 यानी दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 का शेयरिंग करेंगे ये, तो 2 का यदि शेयरिंग करते हैं तो दोनों का 8 हो जाएगा, और जब 2 का शेयरिंग होगा तो दोनों के बीच में 2 केमिकल बॉन्ड दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑक्टेट रूल को समझ लिया। अब इस ऑक्टेट रूल का अपवाद है, यह हमेशा हर जगह पर फिट नहीं बैठता है। क्या अपवाद है, देखते हैं। स्पेसिस विथ ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं। कुछ कुछ स्पेसिस क्या होते हैं, कुछ कुछ ऐसे स्पेसिस जो होते हैं, ऐसे स्पेसिस जो है जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी बिजोड़ा होता है ना, जोड़ा जोड़ा नहीं होता, 8 नहीं होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट फॉर द सेंट्रल एटम, कभी कभी क्या होता है कि ऑक्टेट नहीं भी कंप्लीट रहता है सेंट्रल एटम का। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, किसी एक एग्जांपल को ले लेते हैं, BCl3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 यानी 2 और 3 यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 है, और क्लोरीन का 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एक एक का साझा हुआ होगा पर क्लोरीन से, तो 3 क्लोरीन से इसे 3 मिला होगा। बोरॉन का अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 और क्लोरीन से 3 3 3 6 हो रहा है, यानी कि 8 पूरा नहीं हो रहा है, फिर भी यह स्टेबल होता है। इसी तरह BH2 में भी हम देखेंगे कि बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 आएगा और हाइड्रोजन 2 है, यानी और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4, यानी वैलेंस शेल में मात्र 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी यह एक स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है, स्टेबल स्पेसिस है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कभी कभी ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं होता है।
एक्सपेंडेड ऑक्टेट फॉर द सेंट्रल एटम, और कभी-कभी 8 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जैसे PCl5 में। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, यानी 2 8 5। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5 आएंगे। सल्फर का 6 आएंगे, है ना। तो यहाँ पर फास्फोरस का 5 आया और 5 क्लोरीन से, यानी क्लोरीन का 7 है तो एक एक का तो साझेदारी होगा ही, तो 5 और 5 10 हो जाएगा। इनको हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये रहा फास्फोरस का अपना 5 और सभी क्लोरीन से एक एक यदि साझा लेगा तो फास्फोरस का अपना 5 और पांचों क्लोरीन से एक एक लेगा तो 5 5 10 हो जाएगा, जबकि ऑक्टेट रूल कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको अपवाद के रूप में देख सकते हैं। और ये SF6 में भी अपवाद है, आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ SF6 में सल्फर का टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा क्यों होता है आगे की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। यह डी ऑर्बिटल जो वैकेंट होता है उसके उपलब्ध उसके प्रेजेंट होने के कारण होता है, ठीक है। तो खैर इसे आगे की क्लास में आप लोग जानेंगे कि इस तरह का अपवाद क्यों होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।